तो चलो मैं अभी इस तरह शुरू कर रहा हूं कि हमने कल की क्लास में कुछ भी नहीं किया है, सच थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज्यादा तो कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। मेजर चीजें एक बार ही देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले ये देखते हैं। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं बेटा हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, ठीक है। सवाल क्या है अभी हमारा, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, ये सवाल है आज का। ये सवाल को हल करने में हमें कम से कम 3 क्लासें लगेंगी, आज, कल और परसों। 3 क्लास में हम ये सीख पाएंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है इनकम टैक्स। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा सुनिएगा बहुत ध्यान से, कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये करने में 3 क्लासें लगेंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये शब्द हटा दूं तो अब सवाल क्या है, इसमें 3 महीने लगेंगे। समझ में आ रही है? आप सोचो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। ओह टैक्स का, आपको कोई आके इनकम बता दे कि सर मेरी इनकम इतनी है, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, 5 मिनट्स यू विल कैलकुलेट टैक्स, जो आप 3 क्लासेस में सीख लोगे पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई आके कहे कि मेरी इनकम बता दो जितने पे मुझे टैक्स देना है, तो उसको सीखने में आपको 3 महीने लग जाएंगे कि कैसे आपको इनकम निकालनी है। तो मेजॉरिटी अगर मैं इस सिलेबस में क्या पढ़ाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स ना, मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट इनकम। ये बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड। मतलब कोई कमाई मैं कर रहा हूं, उस पर टैक्स क्यों नहीं दे रहा भाई, सरकार मुझे क्यों छोड़ रही है, क्यों टैक्स नहीं ले रही मुझसे, वो चीजें ध्यान में रखना है। क्या ऐसा दया आ गई सरकार को मेरे पे जो मेरे पे इस अमाउंट पे टैक्स नहीं ले रही? फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार इस अमाउंट पे टैक्स ले रही है, ऐसी क्या खुंदक आ गई? तो ये सारे पैरामीटर्स हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात बेटा जी याद रखेंगे, मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी हुई है कि सैडली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ए मेमोरी बेस्ड सिस्टम रादर देन एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम। आपको पता है फॉरेन में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, पेपर में ही फॉर्मूलाज दे देते हैं, उधर एक शीट अलाउड होती है, आपको उस शीट में कुछ भी लिख के ले जाओ। मोस्टली ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते हैं, क्योंकि फॉरेन में इस बात को समझा जा चुका है कि एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेंबरिंग थिंग्स, राइट। ऐसा थोड़ी है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपका क्लाइंट आपसे कुछ पूछता है तो वो यही कहेगा फीस तभी दूंगा जब याद से बताएगा, किताब में देखा तो नहीं, ऐसा होगा? नहीं, आप मतलब किताब ही नहीं खोल सकते एज अ सीए, सब याद रखना, ऐसा होगा? आप देखो वकीलों के ऑफिस में, लॉयर्स जो होते हैं या फिर सीएस जो होते हैं, उनके ऑफिस में ढेर सारी किताबें रखी होती हैं, उनको वो छूनी नॉट अलाउड है। वो क्यों रखी होती है? सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस के लिए या रेफरेंस पर्पसेस के लिए? तो आप रेफरेंस तो कर सकते हो ना। आपसे ये उम्मीद की ही नहीं जानी चाहिए कि आपको सब याद हो जाए, आपसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप सब पढ़ के उसे इंटरप्रेट कर सकें, उसे अप्लाई कर सकें। बट सैडली अगेन नहीं है ऐसा, हमें याद करना है। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी हमें काम करना है, वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं। तो मेरी जो मैं पढ़ाऊंगा वो 2 फोकस होंगे उसके अंदर। पहला फोकस नॉलेज गेन, आमिर खान की बात मानेंगे, सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे, एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे, ये एक हमारा फोकस रहेगा। दूसरा फोकस रहेगा पेपर भी क्लियर करने हैं, एग्जाम के पीछे भी भागो, पेपर क्लियर करो। बेटा मैं ना बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मैं बड़ा महत्वाकांक्षी युवक था अगर मैं कहूं तो। मैं बड़ा ना वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला कि यू नो अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा इंसान, उसूल आदर्श, अभी भी है उसूल आदर्श, लेकिन अब प्रैक्टिकल हो गया हूं मैं काफी, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है ना। अब मैंने देखे हैं कि इतने नॉलेजेबल लोग जस्ट बिकॉज द रीजन सीए की डिग्री नहीं है आज की डेट में, एक तो आधी तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर सीए जो गलती से सीए बन के बैठ गए हैं गधे, वो हुक्म चला रहे होते हैं। तो वो एक्सीलेंस के पीछे भाग लिए, वो ठीक है, अब गधों की कमांड सुन रहे हैं, समझ में आ गई? तो पॉइंट ये है कि आपके लिए डिग्री उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सीलेंस, ठीक है ना। एक मेरी बात सुनना, दिस इज वेरी वेरी, आई शुड नॉट से दिस एज अ टीचर बट आई वुड से दिस के गधा सीए इज बेटर देन नॉट अ सीए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? लेकिन हमें वहां जाना ही नहीं है,
हमें बस एक इंपॉर्टेंस पता करनी है कि हाँ डिग्री की इंपॉर्टेंस है, डिग्री की जय जयकार है, तो हमें डिग्री चाहिए, और बाय द एंड ऑफ द डे हमें सक्सेसफुल बनना है, इसलिए हमें नॉलेज भी अच्छी रखनी है। समझ में आ रही है कि नहीं? आज की डेट में मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जानता हूं जो स्ट्रेट 17 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुए हैं, 17 इंटरव्यूज में स्ट्रेट रिजेक्ट हुए हैं, ऐसे को भी जानता हूं मैं। 18वें में उन्होंने ट्राई नहीं करी, घर में कोचिंग पढ़ा रहे हैं 10वीं 11वीं के बच्चों को ना, हाँ 10वीं 11वीं ट्यूशन। समझ में आ रही है? ये समझो अब चीज, ठीक है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, यू हैव टू बी गुड एंड ऑल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट, जस्ट नॉट गुड। ठीक है, आते हैं हमने मुद्दे पे, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स में मेरे प्रिय छात्रों, हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि जो हमारे टैक्स रेट्स होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक नॉर्मल रेट्स और एक स्पेशल रेट्स। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था? कौन कौन पहली बार? आप ही पहली बार आए हो? कोई बात नहीं बेटा, जो आप पढ़ रहे हो फ्रेश सीधे सीधे पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो भैया जो इनकम टैक्स है उसके कितने तरह के रेट्स हैं? नॉर्मल रेट्स और स्पेशल रेट्स। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रेट्स की अगर हम बात करें बेटा जी, तो नॉर्मल रेट का मतलब है स्लैब रेट। कौन सा रेट? स्लैब रेट। अच्छा, तो अगर हम स्लैब रेट्स की बात करें, अगर हम स्लैब रेट्स 3 तरह के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाए गए हैं, तो कितने स्लैब्स हैं? 3। ठीक है, पहला स्लैब रेट है फॉर इंडिविजुअल्स who are resident and have completed the age of 80 years or more during the relevant previous year। हाँ जी, कितनी उम्र है इन सज्जन की? 80 या उससे ज्यादा। आज देखना उम्र के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, एक बारी मैं स्लैब रेट्स बता दूं, फिर मैं इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूंगा उम्र के बारे में, एज के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा आएगा फॉर इंडिविजुअल्स हु आर resident and have completed the age of 60 years or more but less than 80 years during the relevant previous year। ये बात समझ में आ रही है? और तीसरी कौन सी कैटेगरी है? अदर्स। ठीक है, हाँ जी, अगर मेरे को आप में से किसी बच्चे का नाम याद ना हो तो उस पर नाराज नहीं होना। You and I have interacted face to face very less, okay? So that's why. So I would like to know the names of that। नया बच्चा आज जो है, आपका नाम क्या बेटा? अंशुल। ठीक है, अंशुल जी। आपका नाम? आशीष। ये तो याद ही रहेगा, मतलब आशीष सर तुम्हें बुलाते होंगे तो उनको तो ऐसा लगता होगा जैसे शीशे से बात करें, है? और भी आशीष अपने आप ही जवाब ना दे दें किसी दिन। अच्छा, इधर तो मुझे सबके नाम पता ही है, ये सब पता है। पीछे निकुंज है ना? हाँ, निकुंज भी पता है। और ये बच्चा मुस्कान है, हाँ देखो मेरे को नाम याद है, वेरी गुड। इधर ये चैतन्य, चैतन्य, ये उमंग गोयल है, इनका मैं भूल ही नहीं सकता है, रात को बुरे सपनों में आते हैं ये मेरे। ये यश है, ये विदित है, सार्थक, सॉरी, ये पीछे साहिल, अच्छा, प्रेरणा, रोहित, हाँ नहीं ऑब्वियसली तू प्रेरणा हो नहीं सकता। और ये ऋतिका है, ठीक है, मुझे नाम तो याद है काफी हद तक, चलो ग्रेट। आपका? विधि, ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, हम कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अंशुल, आपकी उम्र क्या है बेटा?
17। आप कौन सी कैटेगरी में आओगे फिर? अदर्स में। शाबाश, ठीक है ना? हाँ जी, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, मान लो अगर मैं 60 प्लस हूं तो सेकंड कैटेगरी में आता हूं। अगर मैं 60 प्लस हूं लेकिन मैं कनेडियन सिटीजन हूं, यानी मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो मैं कहां आ गया? अदर्स। समझ में आ रही है बेटा? इस बात को ना ध्यान रख लो, हम सिर्फ अपने बुड्ढों की इज्जत करते हैं। कौन से वाले? रेजिडेंट बुड्ढे। हमें वही पसंद है, हमने उन्हीं को बेनिफिट देना है, बाकी सब हमारे लिए जवान बराबर है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो कोई बूढ़ा हमारे सामने आता है, हम उसे कहेंगे हाँ भाई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? अगर वो कहता है रेजिडेंट, हम कहेंगे जयराम जी की पहले या दूसरे स्लैब में एज अनुसार बैठ जाइए। और अगर वो आके कहता है नॉन रेजिडेंट, चल अदर्स में निकल। समझ में आ रही है? अच्छा, अब अदर्स की अगर हम बात करें तो सुनिए, इन पे टैक्स रेट क्या लगता है। इनकी जो भी कमाई होगी बेटा, उस पे पहले 2.5 लाख रुपए पे, पहले 2.5 लाख रुपए पे क्या टैक्स रेट लगेगा? निल। अच्छा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसको आने वाले समय में मैं कहूंगा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या वर्ड यूज करूंगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। समझ में आ रही है? एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स नहीं लगेगा। तो किसी भी इस कमरे में बैठे हर इंडिविजुअल की बेसिक कितनी इनकम एग्जेम्प्ट है? 2.5 लाख। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, अगर आप 2.5 लाख से ऊपर अगर कमाते हो तो ठीक है, ऊपर अगर कमाते हो तो यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख, यानी कहां तक पहुंच गया मैं? टोटल 5 तक। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अब 5 लाख तक कमाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 लाख पे केवल 5% टैक्स लग रहा है। कितने प्रतिशत? 5%। इज दैट क्लियर? तो मान लो अगर मैं 4 लाख कमाता हूं, कितने कमा रहा हूं भाई? 4। तो इस पे क्या होगा? पहले 2.5 पे तो कोई टैक्स नहीं देना, और अगले 1.5 पे 5% टैक्स देना है, यानी कि 7,500 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अच्छा चलो, ये मैंने यहां से मिटा दिया, दैट वाज जस्ट अ रफ एक्सप्लेनेशन। अब आगे बात करें तो इसके नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे 20%, और उसके बाद अभी ये कितने हो गए? 2.5, 5, 5 और 5 10, यानी मैंने 10 लाख तक का बता दिया टैक्स। तो अब यहां पे क्या बात करेंगे? अबव 10 लाख। कितना? अबव 10 लाख कितना है? 30%। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लेते हैं यहां पे, हाँ जी साहिल है ना, ये शक्ल से अमीर लग रहा है मुझे। ठीक है, मान लेते हैं साहिल की इनकम 20 लाख रुपीस है, तो इस पे टैक्स निकाले। साहिल मेरे को जवान लग रहा है वैसे तो, अब पता नहीं कितनी एज है, मैं मान के चलता हूं 60 से तो नीचे ही होगा ना बेटा? है? हाँ ठीक है। अच्छा 60 से नीचे है, तो यानी इसकी इनकम पे चलो टैक्स निकाले तो कैसे निकालेंगे? पहले 2.5 लाख रुपए पे निल, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% यानी के 12,500 रुपए, उसके अगले 5 लाख रुपए पे कितने प्रतिशत? 20% यानी 1 लाख रुपए, और उसके बाद कितनी है? 10 के ऊपर कितनी है? 10। तो अगले जो बाकी के जो 10 लाख रुपए हैं उस पे 30% यानी के 3 लाख, यानी इसके ऊपर साहिल जी को कुल मिला के 4,12,500 रुपए का टैक्स देना है। अब मेरी बात सुनो, जहां पे मैं अब कह रहा हूं ना टैक्स देना है, मेरी बात पे भरोसा मत करना, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। दिस इज वन ऑफ द टैक्सेस ही हैज टू गिव, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल व्हिच वी विल स्टडी वंस वी फिनिश दिस। ओके, सो मेरी बात समझें, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 4,12,500 का टैक्स देना है, तो केवल यही नहीं देना, इसके ऊपर और भी कुछ पैसे हैं जो इनको देने हैं। समझ में आ रही है? वो धीरे धीरे करेंगे ना, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बता सकता। 3 क्लास बोली है ना मैंने, ठीक है? तो अभी ये माने कि हम सिर्फ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके अलावा भी ऐसा कुछ अमाउंट हो सकता है जो साहिल जी को देना पड़े। ठीक है, समझ में आ रही है? अब उमंग है, शक्ल से गरीब है ये, ठीक है, इसकी कमाई है 2 लाख रुपए, अब इसको कितना टैक्स देना है? निल। समझ में आई? ये सौरभ 6.5 लाख रुपए कमाता है, मान लो। कितने कमा रहा है? 6.5। अब इसकी इनकम पे टैक्स निकालें, 6.5 लाख पे कैसे निकलेगा? पहले 2.5 पे निल,
फिर अगले 2.5 पे 5% यानी के 12,500, और फिर उसके बाद 1.5 लाख। कौन सा स्लैब रेट चलेगा इस पे? 20% यानी 30,000। तो यानी इसको कितना टैक्स देना है? 42,500। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सर वो आपको मैंने क्या बोला अभी 2 मिनट पहले ही बोला, मैंने क्या बोला है कि साहिल को हो सकता है सिर्फ इतना टैक्स ना देना हो, कुछ और चीज देनी हो, कुछ कम देना हो, तो वो मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। आप जो अभी कह रहे हो वो आप आधी इंफॉर्मेशन कह रहे हो, ठीक है ना? जो आप कह रहे हो वो एक चीज है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है ना? दैट इज समथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वंस आई एम डन विद दिस देन आई टेल यू दैट, आई टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल विद द लॉजिक, विद द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। आसान से समझ में आएगी, आराम से, ठीक है? उसको करेंगे। वो क्या होता है मैं तुझे अब बता दूं, तेरी इंस्टेंट क्वेरी शांत करने पे, वो तभी लागू होता है जब इनकम 5 से कम हो। ये 6.5 है, ये 5 से कम नहीं है, इस पे नहीं लागू होगा। समझ में आई पहली बात? ठीक है, हाँ। और वो भी नॉर्मल इनकम पे और स्पेशल रेट इनकम पे करोगे ना तो फर्क पड़ जाता है, इसलिए धीरे धीरे चीजें चलेंगे। ओके, हाँ जी, यहां तक समझ में आया सबको? आते हैं बूढ़े लोगों पे। हाँ जी, क्या लगता है बूढ़े लोगों को बेनिफिट देना चाहिए या उनकी लंका लगा दें? बेनिफिट दें, यानी उनके केस में क्या कहते हो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दें या और कम कर दें? बढ़ा दें। ऐसा तो नहीं कि नहीं तुम बूढ़े हो गए इसमें हमारी क्या गलती है और टैक्स दो, ऐसा तो नहीं है ना? तो क्या करेंगे उनके लिए, ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इधर वाले एरो में देखेंगे, सेकंड वाले में। अभी हम 60 साल वाले बूढ़ों की बात कर रहे हैं, और याद रखेंगे हमें कौन से बूढ़ों की इज्जत है, सिर्फ अपने वाले। कौन से? रेजिडेंट वाले। ये बात समझ में आ रही है? तो उनके लिए हमने कौन सी लिमिट लगानी है, लिखेंगे पहले 3 लाख रुपए पे नील। हां जी, जवान को कितने की एग्जेम्पशन लिमिट है? बेसिक 2.5, और अगर 60 पार कर जाते हो तो कितनी हो जाएगी? 3। तो यानी अब आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है, क्योंकि आप 60 क्रॉस कर चुके हो, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, फिर नेक्स्ट, अब सारा सरकार की ना चालाकी देखना तुम। जिस बच्चे को समझ आ जाए ना फटाफट से ये चालाकी, ठीक है, तो समझ लेना तुम इसी धंधे के लिए बने हो, टैक्स वैक्स के लिए, ठीक है? नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, तुमने भी क्लियर होना ही है। नेक्स्ट 2 लाख रुपीस पे 5%। टोटल अभी भी कितना है पहले का? पहले 2 स्टेप्स का टोटल अभी भी कितना है? पिछले वाले में भी पहले 2 स्टेप्स का टोटल कितना था? 5। अच्छा, अब सुनना जरा, नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे, तेरे से बोंगा किसी ने, पागल औरत। हाँ, नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे कितना है? 20%, ठीक है? और उसके बाद अबव 10 lakhs 30%. Can you read the expression on my face and tell me if you can or cannot come in? बताओ। जया, आप अंदर आ जाओ बेटा, आप बैठो। आपका नाम जया है? तो अभी तक गया क्यों नहीं? तेरी रोज की आदत है लेट आने की, इसलिए मैं तेरे को अंदर नहीं आने दे रहा। हमेशा लेट आता ना ये, और कम से कम आधा घंटा लेट आता है ये। क्यों? ये कैसे पता क्यों लेट आते हो? मुझे कारण तो बता दो एक। पैदल आ मेरी बला से, समझ में आ रही है? ऊबर की वजह से लेट नहीं आते हो नालायकों। अगर आपको ऊबर का टाइम पता है कि कितना टाइम लगता है, आप उतना जल्दी शुरू करो ना ऊबर बुक करना। आप लेट ऊबर बुक करते हो। तू 1 बजे ऊबर बुक कर ले, उसको घर बुला, खाना खिला, फिर साथ में आ। मुझे कोई मतलब नहीं है। कल की क्लास में अगर, मेरी बात सुन लो, क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स का टाइम आपको अलाउ करूंगा लेट होने का। इज दैट क्लियर?
तो यानी कल अगर 2 बजे क्लास है तो आप कितने बजे क्लास के अंदर होने चाहिए? 2:15 से पहले पहले। अगर आप नहीं हुए अभीक जी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, सीधा बाहर। ठीक है, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, प्लीज कम इनसाइड नाउ। चलिए, ये बात समझ में आ रही है? यहां पे देखो। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, चालाकी देखें गवर्नमेंट की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गवर्नमेंट ने हमारे प्रिय बुड्ढों को एग्जेम्पशन का फायदा तो दिया, बढ़ा दिया, हाई टैक्स रेट में से फायदा दिया या लो टैक्स रेट में से? 10 के ऊपर अभी भी 30% लग रहा है, 5 के बाद वाले 5 पे अभी भी 20% लग रहा है। जो छूट दी तो वो 5% वाले में से दी। समझ में आ रही है कि नहीं? ये भी देख रहे हो, और वो भी केवल कितने पे? 50 पे। 50,000 पे 5% लगाओ तो 2,500 रुपए का फर्क है कि नहीं? तो बुढ़े होने का कोई फायदा नहीं बेटा, है? अच्छा, बुढ़े के बाद कौन आते हैं? सुपर बुढ़े, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर कब होते हैं आप? जब आप कौन सी एज क्रॉस कर ले? 80 की एज। तो यहां पे देखते हैं, अब 80 की एज में पहले 5 लाख रुपए पे नील। आइए, पहले 5 लाख रुपए पे नील। कितने पे नील बेटा? पहले 5 लाख रुपए पे नील। फायदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? तो 80 साल के होने में फायदा है कि 5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, गवर्नमेंट की वही चालाकी देखना। गवर्नमेंट कहती है नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे 20%। देख रहे हो, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कहां से दे गई? सारी की सारी 5% वाली में से। ठीक है कि नहीं? कह रही 5% वाला टैक्स ही नहीं है तेरे पे सीधा कौन सा है? 20। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर ऑब्वियसली अबव जो आपका 10 लाख होगा उस पे कितना टैक्स लगना है? 30%। इज दिस क्लियर? यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पक्की बात। तो स्लैब रेट्स, यस मैम प्लीज। Any income, can't people who are above 80 years of age do a business? हाँ, any sort of income. I am not limiting their income inclusion। यहां पे किसी भी तरह की इनकम हो, 80 साल के ऊपर के व्यक्ति ने अपना घर बेच के कैपिटल गेन कमाया, वो भी चलेगा। ठीक है, उनको एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है। 80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो शौकीन है, पत्ते खेल के पैसे कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अमिताभ बच्चन इज नियरली गोइंग टू बी 80 इन द नेक्स्ट 5 years। आई गेस ही 75 or something, I don't know, 76। ठीक है, ये उनकी भतीजी है, इनको पता है। ठीक है, इन्हें सब जानकारी रहती है एग्जैक्टली। है? अच्छा, आप गए थे? डोंट टेल मी गिफ्ट नहीं लेके गई तू। उनको भी ये पिंक हेलमेट गिफ्ट कर देती। चलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसकी मत सुनो, मेरी सुनो सुनो। क्या आपको स्लैब रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कृपया करके ऐसी हरकतें मत करना कि 7 लाख की इनकम है तो आप कहते हो अच्छा 7 लाख तो 20% वाले स्लैब में आता है, तो पूरे 7 पे 20%, 1,40,000। ऐसा वाला स्लैब रेट नहीं है, समझ में आई? स्टेप वाइज वाला स्लैब रेट है, ये बात याद रखनी है। पहले 2.5 पे नील है, फिर अगले 2.5 पे 5% है, फिर अगले 5 पे 20% है, और उसके ऊपर जो भी है 30% है। ये बात समझ में आ रही है? ये मोस्ट कॉमन स्लैब रेट होगा। आपको ध्यान रखना है कई चीजों का। ठीक है, आपको मैं बताऊं, जब मैंने पहली बार टैक्स पढ़ा था तब ये जो बेसिक एग्जेम्पशन थी ये 1.5 लाख रुपए थी। कितनी थी? 1.5 लाख रुपए। सुनो, मर्दों के लिए, फॉर मेन। फॉर विमेन इट वॉज 180। समझ में आई? तो यानी तब भेदभाव किया जाता था, और वो भी किसके साथ? मर्दों के साथ। मेन यूज्ड टू बी ट्रीटेड लाइक तुम्हें तो टैक्स देना ही देना है, महिलाओं से टैक्स नहीं लेंगे हम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ मोर जनरल न्यूट्रल सोसाइटी, तो इसलिए दोनों का सेम है। और तुम्हें बताऊं, पेपर में हमारी लंका कैसे लगाई जाती थी? पेपर में ये लोग लिख देते थे कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस अजय। अब जो ह्यूमन दिमाग है वो बड़े शब्दों पे ज्यादा गौर फरमाता है।
मिसेज में एस ना देखा, तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है? अजय तो भारत देश में लड़कों का ही नाम होता है? हम अजय पे फोकस करके 1.5 लाख वाला स्लैब रेट लगा आते थे, फिर एक ना कोई शाना होता था पेपर में जिसने मिसेज देख लिया होता था, है, और वो पेपर के बाद आके टशन मारता था, और भाई पेपर कैसा हुआ? मैं कहा अच्छा हो गया भाई, सब सही किया। अच्छा क्वेश्चन में स्लैब रेट कौन सा लगाया? 1.5 लाख की 81, में 1.5 लाख लगाया, अजय था, मिसेज था। फिर बंदा क्वेश्चन पेपर खोलता है, फिर पीछे से गाना चलता है बैकग्राउंड में, छन से जो टूटे कोई सपना, है कि नहीं? इतना परेशान होते थे हम लोग इन सब हरकतों की वजह से, लेकिन बाद में थोड़े सालों बाद इन्होंने कॉमन कर दिया, तो तुम्हारी जिंदगी आसान ही है, तुम्हारे लिए पंगे लेने का कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कितना है भाई? 2.5। ये बात समझ में आई? तुम्हारी जिंदगी परेशान करिए निर्मला दीदी ने। बाय द वे मैं बता दूं, फाइनेंस एक्ट कौन सा लगना तुम पे? 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 में निर्मला दीदी आई और अमेंडमेंट के नाम पे कहती मैं कोई अमेंडमेंट नहीं कर रही, ये रेट बाय द वे फाइनेंस एक्ट 2019 में भी सेम थे, समझे? पिछले साल भी सेम थे, इस साल भी सेम है। निर्मला दीदी आके कह रही मैं कोई चेंज नहीं कर रही, मैं एक ऑल्टरनेट सिस्टम दे रही हूं। मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ता था? बच्चों को एक तरह से ये टैक्स निकालना सिखाना पड़ता था। अब मुझे क्या करना है? एक तरह से टैक्स निकालना सिखाना है, पूरा कैलकुलेट कराऊंगा, फिर बाद में कहूंगा बेटा एक और तरीका भी है, ये सब भूल जाओ, ऐसे निकालो। समझ में आई? तो अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा? आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मिस्टर XYZ इतना कमाते हैं, वो आपसे सलाह मांग रहे हैं, स्कीम 1 लगाएं या स्कीम 2। आपको स्कीम 1 और स्कीम 2 दोनों लगा के कम टैक्स लाइबिलिटी वाला ऑप्शन चूज करके उसको बताना है, ठीक है ना? अपनी वो गुणवत्ता दिखानी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम आपका टैक्स बचा सकते हैं। समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन है। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आज जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं 3 क्लासेस, मैं आपको पहले वाला मेथड पढ़ा रहा हूं। वो जो ऑल्टरनेट मेथड जो निर्मला दीदी ने डाला है वो मैं आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं आपको मेजर सिलेबस चंक करा सकता हूं। समझ में आई? क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो माइनस नहीं करनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये माइनस नहीं करना, वो माइनस नहीं करना, ये माइनस नहीं करना। आप बताओ क्या माइनस नहीं करना? हम तो पहले भी नहीं कर रहे थे। पहले वो माइनस करना सिखा तो दूं, फिर बोलूंगा ना कि अच्छा अब ऐसे सीख लिया, अब इसमें से ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो ऐसे ऑल्टरनेट मेथड है। ओके, तो कराऊंगा सब कुछ मैं अपडेटेड। ओके, प्लीज डोंट वरी। क्लियर? आगे बढ़े। अब यस सर, दोनों मेथड से अमाउंट अलग अलग आते हैं? क्या कहते हो? मैं निशाना लगा सकता हूं कि नहीं? विधि बेटा थोड़ा साइड हो जाए, मैं तुम फ्री में आओगे तो। अभी सुन मेरी बात, अभी मैंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि दोनों मेथड में से सजेस्ट करो, जो आप लोअर होगा सजेस्ट करोगे और आपकी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गुणवत्ता टेस्ट की जाएगी। ये बोला कि नहीं बोला है? तो इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? दोनों में अमाउंट तो अलग आएगा। चाकू है, मुझे नस काटनी है। I choose to ignore you. I'm not gonna dignify this question by answering it. अभी मैं क्या बोल रहा हूं? 2 अलग अलग आंसर आएंगे तभी तो डिसाइड होगा। अच्छा, पता है इशू क्या है? इसको ना हर 15 मिनट बाद होता है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा है? नालायक, ढंग के सवाल पूछ प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां तक हम बढ़ गए। अब हम बात करेंगे स्पेशल रेट्स की। किसकी? स्पेशल रेट्स। अच्छा सुनिए, स्पेशल रेट्स की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी ब्रीफ में बताऊंगा और आपसे कह दूंगा कि इन्हें बाद में हमने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है ना? मैं कहीं भागा जा रहा हूं ना आप। कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन अगर करनी पड़े तो उसके लिए पूरी डिटेल चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आज उसमें सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहली बात हम यहां पे लिखेंगे कैजुअल इनकम।
कौन सी इनकम है भाई? कैजुअल इनकम। ये एक कैटेगरी ऑफ इनकम है जो हम डिसाइड कर रहे हैं ये कौन सी इनकम होती है। ठीक है बेटा, ये कैजुअल इनकम कौन सी होती है? ध्यान से सुनेंगे। इनकम फ्रॉम विनिंग्स ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, कार्ड गेम्स, एक्सेट्रा। कैजुअल इनकम क्या लिखा मैंने? इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, कार्ड गेम्स, एक्सेट्रा। व्हेन आई से एक्सेट्रा आई मीन सिमिलर सॉर्ट ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? हां जी, दिवाली के टाइम पे आपके घर में कोई खेलता है बेटा तीन पत्ती? मुझे पसंद है तीन पत्ती खेलना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जुआरी नाम दे दूंगा, ठीक है ना? मैं भी शौकिया तौर पे तीन पत्ती खेलता हूं, पूरे साल में कभी नहीं खेलता, सिर्फ दिवाली के टाइम पे, क्योंकि वही ट्रेडिशन है। तो पिछली बार दिवाली पे मैं 5,000 पे जीता। एक्चुअली में बड़ी खुशी हुई मेरे को, क्योंकि उसलिए पिछली दिवाली पे मैं 11-12 आ रहा था। तो 5,000 इस बार मैं जीता, मेरी इनकम हुई, हाँ या ना? मुझे उस पर टैक्स देना है, एज वो मेरी कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम। ये बात समझ में आती? ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अभी जो है इन्हें बिग बॉस में बुलाया जाता है, ठीक है, और ये बिग बॉस में जाके वहां एज अ कंटेस्टेंट रहते हैं और अंत तक टिके रहते हैं, क्योंकि बाकी घर वाले या तो आत्महत्या कर चुके हैं या छोड़ के जा चुके हैं। ये अंत तक टिके हुए हैं और अंत में इन्हें विजेता घोषित करके 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। वो इनकी कैजुअल इनकम है। ये बात समझ में आ रही है? और कई सारे गेम शोज, कोई भी गेम शो हो जाए यार, तुम्हारा कौन बनेगा करोड़पति हो गया, 10 का दम हो गया, या जो भी ये जो आपके दूसरे रोडीज भी हो गया, कुछ भी गेम शो टाइप है, जो जैसे रियलिटी शोज होते हैं। एक वो कपल डांस वाला भी कुछ चलता था, ये डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, इन सब में जो भी विनिंग्स होती हैं, ये सारी कौन सी विनिंग है? कैजुअल। समझ में आ रही है? आपने लॉटरी लेके आपको कुछ कमाई हुई, वो भी कौन सी है? कैजुअल। आप ऐसा नहीं होता, कई बार मॉल जाते हो, वो आपको सेंटर में एक कार खड़ी होती है, एक बाइक खड़ी होती है, एक वॉशिंग मशीन लगी होती है, आपको कहते हैं आप अपना 10,000 से ऊपर शॉपिंग करोगे तो आपको एक कूपन देंगे, आप उसके ऊपर अपना नाम लिख देना और उसको डब्बे में डाल देना, हम लॉटरी निकालेंगे। मिलता कभी कुछ है नहीं, यही होता है ना। लेकिन अगर मान लो किसी दिन बाय फेट आपको उसमें से कार मिल जाए, वो आपकी कैजुअल इनकम है। कुछ समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैजुअल इनकम का? आप मूवीज में देखते हो घोड़े की रेस पे पैसा लगता है, बेटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, तो वो इनकम कौन सी है? कैजुअल इनकम है। ये बात समझ में आ रही है? इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 30% लगेगा। कितना लगेगा? 30%। क्या टैक्स रेट लग रहा है? 30%। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये स्लैब रेट नहीं है, ये फ्लैट रेट है। आप जुआ खेलने गए, सारी रात जुआ खेली, 10 रुपए जीत के आए, 3 रुपए टैक्स देना। समझ में आ रही है? 3 रुपए टैक्स देना। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? डन डील? अच्छा, एक बात मैं आपको और समझाता हूं, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई इनकम अर्न करते हो, उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने एक्सपेंस किया है, वो आपको माइनस करना अलाउड होता है। कुछ समझ में आया? जैसे आपने मान लीजिए घर किराए पे दे रखा है, अब आप घर किराए पे देके किराया अर्न करते हो, अब उस किराए को अर्न करने के लिए आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च करते हो, उस घर के टैक्सेस पे करते हो, उस घर को अगर आपने लोन पे खरीदा तो इंटरेस्ट पे करते हो। ये सब चीजें आपको माइनस करनी अलाउड है, और जो नेट इनकम आती है उस पर आपने टैक्स देना है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आपका बिजनेस है, मान लो अब बिजनेस है, देवालिया का बिजनेस है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो बिजनेस में इनकम क्या होती है? आपकी फीस। लेकिन अब आपको पढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, माइनस करना अलाउड है। टीचर्स को सैलरी मिलती है, कभी कभार माइनस करना अलाउड है। और कई खर्चे होते हैं, जो आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो हम प्रिंट करवाते हैं या बाहर से खरीदते हैं, माइनस करना अलाउड है। समझ में आ रही है? लेकिन कैजुअल इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए, नॉट अलाउड है माइनस करना। कैजुअल इनकम में कोई डिडक्शन माइनस करना अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है? हम सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है ना, कि आपको कितना खर्चा किया गया कैजुअल इनकम में। केवल और केवल कहां पे? कैजुअल इनकम में। मान लो सौरभ है,
इसको एक दिन फोन आता है और पता चलता है इसको कौन बनेगा करोड़पति में खेलने का चांस मिल रहा है। ये यहां से 5,000 रुपए की टिकट करके मुंबई जाता है, वहां 3 दिन होटल में रुकता है, 15,000 रुपए वहां खर्चा हो गया। अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? 20,000। ठीक है, वहां जाता है, वहां अमिताभ बच्चन के सामने बैठता है, वो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में क्वालिफाई करता है, हॉट सीट पे जाता है, 3 लाइफलाइन यूज करके 3 सवालों का जवाब देके 10,000 रुपए जीत के आ जाता है। समझ में आ रही है? वापस आने की भी 5,000 की फ्लाइट है, 25,000 लग गए, जीत के कितने आया? फिर भी इसको 10 पे टैक्स देना है। समझ आ रही है कि नहीं? और कितना देना है? 30%। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब क्या, कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, सरकार कह रही ना हम नहीं माइनस करने देंगे, ये कोई अच्छी इनकम है, कोई शरीफ लोगों की इनकम है, ये हम इस पे स्ट्रेट भी टैक्स लगा रहे हैं ना। देखो आप सोचो ना, क्या मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं ऐसी इनकम को? नहीं, 30% टैक्स लगा रहा हूं। तो यहां पे नीचे नोट लिखेंगे, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इज अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, स्पेशल रेट्स में बाय द वे अभी हमने 3 चीजें पढ़नी है, बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 और पढ़ेंगे। ओके, अभी कितनी चीजें पढ़नी है? 3। उनमें से एक कौन सी थी? कैजुअल। इसमें मुझे नहीं लगता कोई शंका आपके मन में रह गई होगी, है? कोई रह गई शंका? नहीं। अब मान लो कि प्रभव है, ये शौकिया आदमी है, ये रेस कोर्स में जाता है और वहां पे बैटिंग करता है रेस कोर्स में। एक दिन गया 10,000 हार के आ गया, दूसरे दिन गया 20,000 जीत के आ गया, तो इसको अब 20 पे टैक्स देना है। ये नहीं कह सकता कि सर मैं 10 हारा था 20 जीता हूं तो मेरी नेट इनकम 10 है, क्योंकि मैंने मना कर दिया, लॉसेस नहीं अलाउड है, नो डिडक्शन। समझ में आ रही है कि नहीं? कैजुअल इनकम क्लियर है? हाँ जी बेटा आप बताओ। कोई इलीगल एक्टिविटी से हुई हो इनकम, तो भारत में ना अलग अलग धाराएं हैं, एक्ट्स हैं, कानून है। इनकम टैक्स एक्ट पे आपसे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, बाकी एक्ट के हिसाब से सजा दी जाएगी। अगर आपने मर्डर किया है, अब मान लो मुझे कोई सुपारी दे अभिक की, मैं तो फ्री में कर दूं वैसे, लेकिन इसकी सुपारी दे तो दफा 302 सीआरपीसी जो इंडियन पीनल कोड है उसमें मुझे फांसी या उम्र कैद होगी, क्योंकि मैंने किसी ह्यूमन बीइंग का मर्डर किया है। उनको नहीं पता ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनको पता ही नहीं, बेचारे अभी तक अंधेरे में है। ठीक है, लेकिन जो मैंने सुपारी में इनकम कमाई है उस पर 30% टैक्स लगेगा। समझ में आ रही है? हाँ जी, या श्योर। देखो कमेटी बाय द वे इलीगल है। कमेटीज जो होती है ना, दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी लीगल। ओके, कमेटीज का जो आप लोकल में डाल लेते हो ना कमेटी, वो घाटे वाली बोली चलती है उसके अंदर, ऐसा कुछ ऐसा ही कह रहे हो ना? चिट फंड कंपनी में बेटा जी आपको जो इनकम मिलती है वो वाया आइदर डिविडेंड होती है या कैपिटल गेन होती है। डिविडेंड होती है तो वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, कैपिटल गेन होती है तो एक अलग चैप्टर है उसके लिए कैपिटल गेन्स का। लेकिन उस पर अगर आप टैक्स रेट मेरे से पूछेंगे तो डिविडेंड पे स्लैब रेट लगता है, कैपिटल गेन वाले पार्ट पे अभी बताऊंगा फ्लैट रेट लगता है। ठीक है, धीरे धीरे अभी हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, बाय द वे चिट फंड की डिटेल टैक्सेशन सीए फाइनल के सिलेबस में। सर गिफ्ट पे फिर वही बात होगी, आपने मुझसे अभी जो गिफ्ट का सवाल पूछा है ये एक्चुअली 3 चैप्टर्स में फैला हुआ है। मैं अगर अभी बताऊंगा, अच्छा आपने पूछा है तो मास्क में पता नहीं लगता कौन बोल रहा है। हाँ जी बताइए जी। किस पे? कार पे? हाँ जी, तो 30 कार की वैल्यू पे 30% टैक्स है। 10 लाख की कार मिली है, 3 लाख टैक्स जमा करा, ये एक सिंपल सी बात है। बाय द वे उमंग जी ने गिफ्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी पूछी है। बेटा जी गिफ्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी 3 अलग अलग चैप्टर में पार्ट्स हैं। पहला, आपको गिफ्ट कहां से मिला है ये देखना पड़ेगा। आपको अगर गिफ्ट आपके एम्प्लॉयर से मिला है तो वो सैलरी में टैक्सेबल है। आपको अगर गिफ्ट आपके क्लाइंट से मिला है तो वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल है, और अगर कहीं और से मिला है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। अच्छा, गिफ्ट की कई सारी एग्जेम्पशंस हैं। रिश्तेदार से मिले, ब्लड रिलेटिव से मिले तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। शादी के मौके पे मिले कोई टैक्स नहीं है,
कुछ समझ में आ रही है? ये सारी चीजें यार एक एक करके बताऊंगा तो टाइम लगता है, धीरे धीरे चलते हैं। ओके, अभी एक काम करते हैं, अपना ना थोड़ा दिमाग स्ट्रीमलाइन करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके डाउट्स पूछते हैं। समझ में आई? मेरे को आपके डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे जितने डाउट्स पूछने हैं बेटा पूछ सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक के पूछेंगे तो हम ज्यादा भटकेंगे नहीं, ठीक है? और आप मुझसे कई सारे डाउट्स जो पूछना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड, वो आप मेरे से क्लास के बाद पूछ लेंगे, तो उससे क्या होगा, मैं आपको बता पाऊंगा कि ये मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, ठीक है? वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस, राइट? So there are many things that I can't answer right now because even if I do, you won't be able to understand that, right? गिफ्ट के ऊपर, बाय द वे, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पे 2 घंटे की अलग क्लास होती है। तुझे चाहिए तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, मैं दे दूंगा, तेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? 2 घंटे की पूरी एक क्लास है सिर्फ किसके ऊपर? गिफ्ट पे। सोचो ना कि गिफ्ट मिलने पे भी टैक्स लगने पे इतना सारा एनालिसिस है, तो क्या ही होगा जिंदगी में, ठीक है? चलिए गाइस, ये पहला समझ में आया स्पेशल रेट। अब दूसरा स्पेशल रेट समझिएगा, ऐसे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या है जी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगना है? अब पहले तो समझे सर ये होता क्या, ये तो बता दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? इसको प्यार से हम क्या बुलाते हैं बेटा? LTCG। पहले तो लिखो इस पे 20% टैक्स लगता है। पहले तो लिखो इस पे कितना टैक्स लगता है? 20%। अब मेरी सलाह सुनो, मेरी सलाह यह है कि अगर अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लें कि LTCG नाम की एक चीज होती है, उस पर 20% टैक्स होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात मानता कौन है? इसलिए अब मैं बताता हूं कैपिटल गेन क्या होता है। पहले क्या बताऊंगा? कैपिटल गेन क्या होता है। तीन चीजें सुननी है। जमीन यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स। कितनी चीजें बोली मैंने? 3। मैं आपको ना बहुत जेनरिक चीज बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दीज 3, आई एम गिविंग यू 3 एग्जांपल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी 3 चीजें? प्रॉपर्टी, कौन सी? इमूवेबल, और दूसरी गोल्ड, तीसरी शेयर्स। ये 3 चीजें आप सस्ती खरीद के महंगी अगर बेचो तो गेन हो, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कुछ समझ में आया? क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। आपका घर जो है कितने साल पुराना होगा? काफी। पापा ने खरीदा होगा, दादा ने खरीदा होगा। आज अगर बेचे तो महंगा बिकेगा, तो जो डिफरेंस है, जो आपकी इनकम है, वो कैपिटल गेन कहलाता है। समझ में आ रही है? शेयर्स की अगर हम बात करें, मैं शेयर्स खरीदता हूं। मैंने 3 महीने पहले यस बैंक का शेयर 12 रुपए में खरीदा था, आज वो शेयर 17 रुपए पे डोल रहा है, कहीं 19 पे भी गया था, वापस आ गया 17 रुपए पे। तो अगर मैं 17 रुपए का शेयर बेच देता हूं, 12 का खरीदा, 17 पे बेचा, क्या कमाई हुई? 5 रुपए। 1000 शेयर थे मेरे पास, तो टोटल कितने हो गए? 5000। वो 5000 मेरा क्या है? कैपिटल गेन। समझ में आ रही है? हाँ, गोल्ड आजकल क्या भाव चल रहा है? 51,000 समथिंग पर 10 ग्राम्स, तोला, है ना? क्या हमेशा से इतना था? नहीं ना। ये मेरे पास चेन है बेटा, ये मैंने खरीदी होगी कम से कम आज से ले लो 10 साल पहले। 10 साल पहले तो ये रेट नहीं था, आज बेचने चाहूं तो वो रेट मिल जाएगा। गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा गेन है ये? कैपिटल गेन। 3 चीजें कौन सी बताई? इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड और शेयर। क्या यही 3 चीजें कैपिटल गेन होती हैं या एग्जाम्पल्स हैं ये? बाकी आपको कब पढ़ने को मिलेंगी? जब चैप्टर करेंगे। समझ में आ रही है? अभी सिर्फ बता रहा हूं। सर आप तो कैपिटल गेन बता रहे हो, ये तो क्या लिखा है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ कि एक कोई निर्धारित समय सीमा होगी, उससे ज्यादा पुराना एसेट हो तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाता होगा, उससे कम पुराना एसेट हो तो उसे क्या कहा जाता होगा? शॉर्ट टर्म। 3 महीने पहले यस बैंक का शेयर खरीदा था, आज अगर उसको बेच दूं, रिजल्टिंग जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म होगा। 10 साल पहले यस बैंक का शेयर खरीदा था, आज उसे बेच दूं तो जो रिजल्टिंग कैपिटल गेन होगा वो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। अब मन में सवाल आता है, सर कितने साल बाद कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो जाती है, ये भी बताओ ना। चैप्टर में बताऊंगा, अभी मत सर खाओ। समझ में आ रही है? चैप्टर आने तो करेंगे ना, तब के लिए भी तो कुछ छोड़ना है। अभी समझना क्या है कैपिटल गेन क्या होता है। सर कैपिटल गेन इज अ गेन विच वी कैन अर्न बाय सेलिंग कैपिटल एसेट्स। एग्जांपल्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड,
shares. When I say gold, I don't only mean gold, I mean all types of jewelry which contains precious metals, precious और semi precious stones. समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स है भाई? 20%. समझ में आ रही है? अच्छा सुनिएगा जरा ध्यान से. थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. व्हेन आई राइट U/H, जब भी मैं क्या लिख रहा हूं? U/H, आई मीन टू राइट अंडर सेक्शन. ठीक है, ये आगे के लिए मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी बेटा. हां जी, अंडर सेक्शन 111A. अच्छा मेरी बात सुनो. Whenever I make you write a section number, don't show your creativity. Write it as it is, learn it as it is. यहां मैंने A कौन सा लिखा है, कैपिटल या स्मॉल? तुमने स्मॉल लिख दिया ना बेटा, मैंने तुम्हें स्मॉल बना देना है. समझ में आ रही है? जैसा है वैसा लिखो. ओके, 111A. इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर अभी आप इतनी देर चिल्लाए तो ठीक है, मुझे को कैपिटल गेन समझ आ गया. आ गया ना सर? शॉर्ट टर्म भी समझ आ गया. आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, थोड़ा सा तो आ गया. जितना आपने समझाया सर उतना आ गया. सर अब ये कमबख्त 111A क्या है? तो आई एम ऑब्वियसली रेफरिंग टू वन टाइप ऑफ कैपिटल गेन आउट ऑफ द एंटायर थिंग. सो अब आपकी सिर्फ जिज्ञासा को शांत करने के लिए, वैसे अगर कोई अच्छा बच्चा हो वो सिर्फ मेरी बात मान के अभी के लिए याद कर सकता है कि सर STCG 111A वाला, लेकिन जिज्ञासु बच्चे होते हैं तो इक्विटी शेयर्स वाला. कितने एग्जांपल दिए थे? 3. कौन से? इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड की जगह ज्वेलरी बोलेंगे अब से. क्या बोलेंगे? ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी में सब आ गया. चांदी भी तो आता है ना, हीरा भी तो आता है ना, है ना? अब शुरू में तो देना सर पन्ना भी तो आता है ना. हाँ, ज्वेलरी और लास्ट क्या है? शेयर्स. तो 111A कौन सा वाला है? शेयर्स वाला है. समझ में आई? तो ये जो है अंडर सेक्शन 111A, तो वो है रिलेटेड टू शेयर्स. अभी भी मैंने आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताई है. ओके बेटा, इस पे 15% टैक्स लगेगा फ्लैट. कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 15%. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, बड़ी बात तो नहीं है. इतने आपको रेट्स याद रखने हैं. क्या रेट्स हो गए हमारे? इनकम टैक्स रेट कितने टाइप के हैं? 2. पहला नॉर्मल, दूसरा स्पेशल. ठीक है, नॉर्मल रेट क्या है? स्लैब रेट. स्लैब रेट 3 तरह के हैं. एक तो 80 साल के ऊपर वाले रेजिडेंट्स के लिए हैं, दूसरे 60 से ऊपर 80 से कम वाले रेजिडेंट्स के लिए हैं. समझ में आ रही है? और एक अदर्स के लिए. ये बात समझ में आई? हां जी, सुनिएगा जरा ध्यान से. 5 दिन का बच्चा है, वो कौन से केस में आएगा? अदर्स में. चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट. हमने जो अलग कैटेगरी बनाई है वो बूढ़ों के लिए बनाई है जो रेजिडेंट है. ठीक है ना? जवान रेजिडेंट, जवान नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं है. ये भी ध्यान रखिएगा. ओके, और रेट्स में, स्पेशल रेट्स में कितने रेट पड़े? 3. 30, 20, 15. 30 किसका है? कैजुअल. कैजुअल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्या याद है? कोई खर्चा माइनस करना अलाउड नहीं है. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. समझ में आ रही है? अच्छा, 20 वाला कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और 15 वाला कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A. सर व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स other than section 111A? What about this? What about वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो 111A वाले नहीं है? अगर मैंने आपको उसका कोई स्पेशल रेट नहीं बताया, दैट मीन्स नॉर्मल रेट है कि नहीं? टैक्स तो 2 ही तरीके के हैं. कौन से वाले? नॉर्मल या स्पेशल. समझ में आ रही है? अगर उस पर स्पेशल नहीं लग रहा तो उस पर कौन सा लग रहा है? नॉर्मल. तो यानी ये लिख देंगे ऐसे, टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स. ओके, यस और नो? यस, पक्की बात है.
चलो बेटा आगे बढ़े, इधर तक समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने लिए, ठीक है? मानते हैं एक मिस्टर एक्स है, ठीक है? इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या जी? इनकम फ्रॉम सैलरी लेट्स से 4,50,000 रुपए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म 2 लाख रुपए और शॉर्ट टर्म 1 लाख रुपए, ठीक है? और फ्रॉम लॉटरी 1 लाख रुपए। तो टोटल मिस्टर ए की इनकम कितनी हो गई? 8.5 हो गई, 8,50,000। मैं आपसे कह रहा हूं इस पे हमें टैक्स निकालना है, कर सकते हैं हम? सबसे पहले हम इनकम को डिफरेंशिएट करेंगे, कौन से पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, ठीक है? हाँ जी, अंशुल नाम है ना बेटा आपका, समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो इनकम को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे? 2 पार्ट्स, कौन से? नॉर्मल और स्पेशल। तो बेटा इस 850 में से क्या करो, टेक्निक समझो, कैसे प्रेजेंट करना है वो समझो, ठीक है? आप 850 में से स्पेशल रेट्स वाली माइनस करेंगे, समझ में आ रही है? तो स्पेशल रेट्स वाली कौन सी हैं? और मैं बता रहा हूं जो मैं करता हूं ना बेटा, उसके पीछे हमेशा ये समझो कि मकसद है कोई, और वो लॉन्ग रन में काम ही आना है। आप बोलोगे सर हम अलग से भी तो देख सकते हैं नॉर्मल वाली कितनी है, सर टोटल में से स्पेशल माइनस करने की क्या जरूरत है? इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट विल गिव यू बेनिफिट इन द लॉन्ग रन ओनली, तो आदत क्या बनाएंगे, कैसे हम अलग अलग निकालेंगे? हम टोटल में से स्पेशल माइनस करेंगे, समझ में आ रही है? ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल, ओके? हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़नी भी है आगे जाके, ओके? तो यहां पे माइनस करेंगे। हाँ जी, कौन सी स्पेशल है आप बताओ, इनमें से कौन सी स्पेशल है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल है, एलटीसीजी 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए? 2 लाख है ना, तो 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। हाँ जी, और कौन सी स्पेशल है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल है? नहीं, क्योंकि 111A ही स्पेशल है, बाकी स्पेशल नहीं है। यह बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? केवल कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल है? 111A, जो कि इक्विटी शेयर वाला है ना? बाकी स्पेशल नहीं है। अच्छा, और लॉटरी स्पेशल है? क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये कैजुअल इनकम है। तो कितने की लॉटरी है? 1 लाख। ये बात समझ में आई? तो आपकी नॉर्मल इनकम कितनी हो गई? 550। इस पे पहले 2.5 लाख रुपए पे निल, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% यानी के 12,500, और फिर उसके बाद कितने? 50,000 पे 20% यानी के 10,000। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां पे कितना हो गया? 22,500। फिर एलटीसीजी पे टैक्स एट द रेट 20%, 2 लाख पे 20% कितना होता है? 40,000। फिर कैजुअल इनकम पे टैक्स एट द रेट 30%, 1 लाख का 30% 30,000, तो टोटल टैक्स बन गया 92,500। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इसमें इसकी एज नहीं बता रखी तो हम अदर्स में मानेंगे। जब हमें एज नहीं बताई होगी, वी विल अज्यूम इट टू बी अदर्स, ओके? वी विल अज्यूम इट टू बी either a person who is below 60 years of age, or even if he is above 60, he is a non-resident, okay? समझ में आ रही है? क्लियर है? ये तो इसमें तो कैलकुलेशन ही चल रही है ना यार। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? मुस्कान क्लियर है? रितिका क्लियर है? साहिल जी क्लियर है? आगे बढ़े और चीजें पढ़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी, डू यू थिंक वी आर गिविंग एनी बेनिफिट टू अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया? नो,
मैंने पूछा क्या, मैंने कहा डू यू थिंक वी आर गिविंग एनी बेनिफिट टू अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया? यस, वी आर गिविंग बेनिफिट्स टू पर्सन्स हु आर अबव 60 years of age. We are giving better benefits to persons who are 80 years of age. We are giving benefit. We are giving them exemption, no? लेकिन ये वाले बेनिफिट्स सिर्फ किसको लिमिटेड है? अबे किसको लिमिटेड है? पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 60 और 80, यही है ना? अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेनिफिट्स की जो सब रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं. कुछ समझ में आया? अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेनिफिट्स की जो सब रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं. ये बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाओ बेनिफिट्स अवेलेबल टू रेजिडेंट्स. समझ में आ रही है? बेनिफिट्स अवेलेबल टू रेजिडेंट्स. अब सिर्फ और सिर्फ ये फायदे किसको मिलेंगे? रेजिडेंट को. चलो बेटा, अब मैं ना थोड़ी चर्चा करता हूं, थोड़ी डिस्कशन करता हूं आपके साथ. रुक, अभी छोड़ दो पेन वेन. मैं आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी तब कितना स्लैब रेट होता था? 1.5 लाख, 150, है ना? तो यानी तब 1.5 लाख रुपए तक की इनकम वाले पे बंदे को टैक्स नहीं देना था. इसको धीरे धीरे बढ़ा के 2.5 कर दिया गया आज तक. क्यों बढ़ाया गया? महंगाई बढ़ रही है. जब महंगाई बढ़ रही है तो बंदे की इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है, उसकी रियल इनकम नहीं बढ़ रही. पढ़ा ना रियल इनकम? इको में रियल इनकम होती है एक चीज, है ना? तो महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से इनकम पे टैक्स का भी छूट मिलनी चाहिए. तो इसलिए सरकार धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाती जा रही है. ठीक है ना? ये लॉजिक समझ में आता है? वाई इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बीइंग इंक्रीज्ड? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हैव यू हर्ड ऑफ मिस्टर पी चिदम्बरम? मिस्टर पी चिदम्बरम, हु इज ही? जेल में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, वेरी स्मार्ट चैप, वेरी स्मार्ट गाय. मतलब आप लोग ना उन लोगों को फॉलो करा करो. अगर फॉलो करने, सलमान खान को फॉलो करने का क्या करना है? कोई फायदा उसको फॉलो करने में है ना? तुमने उसके जैसी बॉडी बना पानी है. वो पहन के घूमते रहोगे पत्थर सा, और अक्ल दिमाग कुछ नहीं. फॉलो करो तो बुद्धिजीवियों को करो. अब जैसे पी चिदम्बरम साहब जेल में कुछ भी है, बेटा स्कैम करने में भी दिमाग चाहिए होता है. अपने को दिमाग फॉलो करना है बंदे, है ना? अब सुनो जरा, मैं आपको, जब पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बजट प्रस्तुत करने वाले थे. सुनना जरा ध्यान से, हिस्ट्री बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है. तब की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो थी 2 लाख रुपए. कितनी थी? 2. एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, कि चिदम्बरम साहब इस लिमिट को बढ़ा के 2.20 कर देंगे. कितनी कर देंगे? 2.20. ये बात समझ में आई? ठीक है. चिदम्बरम साहब आए, वेरी इंटेलिजेंट मैन. चिदम्बरम साहब बजट अनाउंस करा तो उन्होंने बड़े सादे शब्दों में समझाया कि अगर मैं 2 लाख रुपए, और तब जो इनिशियल रेट था, आज 5% है ना, पहला रेट कितना है? 5%. मैं हिस्ट्री बता रहा हूं बेटा, देखो मैं एक्यूरेट हिस्ट्री बताना चाहता हूं तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना. तो आज का जो बेसिक रेट है, सबसे कम रेट कितना है? उस समय 10 हुआ करता था. कितना हुआ करता था? समझ में आई? तो चिदम्बरम साहब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जरा सुनो. मैं चिदम्बरम साहब की जगह आपको एक्सप्लेन करता हूं, सब लोग सुनना जरा ध्यान से. ठीक है? इस क्लास में भांति भांति के बच्चे बैठे हैं, ऐसे गरीब बच्चे बैठे हैं जिनको घर जाके पता नहीं आटा है कि नहीं, खाना खा पाएंगे कि नहीं, और ऐसे भी बैठे जिनके घर अलग अलग हैं, नौकरों के लिए, कुत्तों के लिए. ऐसे भी हैं, अमीर लोग भी हैं, है कि नहीं? हर तरह के, भारत देश में तो यही है ना. अच्छा, अब सुनो मेरी बात, मिडिल क्लास लोग भी हैं. अगर मैं यहां से 2 लाख से 2,20,000 रुपए की लिमिट कर देता हूं तो हर टैक्स पेयर को कितने रुपए का फायदा होगा टैक्स में? बताओ. आपको 20,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और टैक्स स्लैब रेट कितना है? 10%, है ना? तो यानी कि आपको 20,000 रुपए पे कितने का फायदा नहीं देना पड़ेगा? 10% नहीं देना पड़ेगा. यानी कितने का फायदा हो गया? 2,000. ये मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? पी चिदम्बरम साहब कहते हैं, सुनो मेरे मालिक सुनो, एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को आप अगर 2,000 रुपए की छूट देते हो, वो खुश होगा, है ना? उसको फायदा है, उसको पता भी चलेगा. अक्षय कुमार की इनकम 200 करोड़ है. सोचो, वो 200 करोड़ पे टैक्स दे रहा है. आप उसको कह रहे हो सर
आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 2000 पे छोड़ दिए, उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसके लिए तो वही ऊंट के मुंह में जीरा वाला सीन है कि नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चिदम्बरम साहब कहते अगर मैं ये जो 2 लाख की लिमिट 2.20 कर दूं, 2 लाख की लिमिट 2.20 कर दूं, ये फायदा सबको पहुंच जाएगा, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बंदा टू अ हाई इनकम अर्निंग बंदा भी। जबकि ये फायदे की जरूरत किसको है? सिर्फ लोअर वाले को ना। तो चिदम्बरम साहब कहते हैं मैं ये स्लैब रेट नहीं बढ़ा रहा, मैं ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। वो जो गरीब वाले लोग अगर हमें फायदा होने वाला था, आपने फायदा नहीं किया। तो चिदम्बरम साहब कहते घबराओ मत, मैं आपको फायदा देना चाहता हूं, सिर्फ आपको फायदा देना चाहता हूं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है, कितने से कम है, तो आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी में से हम रिबेट देंगे। क्या देंगे? रिबेट। रिबेट माने छूट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या देंगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और कितना देंगे? 2000 रुपए का। समझ में आई? ऐसा करके चिदम्बरम साहब किस बात में सफल हुए कि ये जो 2000 रुपए का बेनिफिट देना था वो सबको देने की बजाय केवल जरूरतमंदों को दिया गया, केवल लेसर इनकम ग्रुप को दिया गया। इससे क्या हुआ? एक तीर से 2 निशाने हुए। एक, गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर एक्टिविटी कर पाई, दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू अननेसेसरी लॉस नहीं हुआ, है कि नहीं? और वैसे भी इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। वी चार्ज टैक्सेस मोर फ्रॉम द रिचर पीपल। जो गवर्नमेंट है वो रॉबिनहुड बनने की कोशिश करती है। एक गरीब आदमी जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो टैक्स नहीं पे करता होगा बेटा, है ना? लेकिन सरकारी स्कूल का सारा खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। कहां से कर रही है? अमीर लोगों से टैक्स लेके। रॉबिनहुड बेटा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया रिबेट का। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दिया रिबेट। रिबेट सबको दिया, यहां एक लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगा दी? कि भैया 3.5 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, तब तक वाले लोगों को रिबेट मिलेगा, उससे ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। और कितना रिबेट मिलेगा? 2000। अच्छा, 2000 फिक्स नहीं है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती ही 1500 है तो क्या हम इसमें से 2000 माइनस करके 500 आपको घर पे देके जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो रिबेट तब 1500 ही मिलना था। समझ में आ रही है? रिबेट मैक्सिमम 2000 मिलेगा। लैंग्वेज समझो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइबिलिटी 2000 बन रही है, गवर्नमेंट कह रही 2000 का रिबेट है बेटा, ये ले 500 रुपए मेरी तरफ से। नहीं, गवर्नमेंट कह रही टैक्स मत दे, कोई बात नहीं। समझ में आई? ये कब की बात बता रहा हूं? जब पी चिदम्बरम साहब थे। पी चिदम्बरम साहब के बाद इस रिबेट को हर साल चेंज किया गया। प्रेजेंटली ये रिबेट जो भाई साहब बोल रहे थे ना, हाँ जी, कितना बोल रहे थे सर? एब्सोल्युटली। ये जो 2000 का रिबेट है अब बड़ा होके बेटा कितना हो चुका है? 12,500। और एग्जेम्पशन जो क्वालिफिकेशन है वो 5 लाख तक की इनकम पे डाल दी गई है। तो यानी अब सुनो, ये बेनिफिट अवेलेबल किसको है? सिर्फ रेजिडेंट्स को। किसको है? सिर्फ रेजिडेंट। तो एक ऐसा रेजिडेंट जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, उसे हम रिबेट देंगे जितनी उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, या 12,500, विच एवर इज लेस। कुछ समझ में आ रही है? अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 5,000 है तो कितने का रिबेट? 5। अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 है तो 12.5। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपका प्रश्न का हल हो रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना, आपका हर डाउट यहां पढ़ाऊंगा वक्त रहते। बैकग्राउंड भी बताया, समझ में आया? बैकग्राउंड क्लियर हुआ? पर्पस समझ में आया क्या है ना? तो हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, जो बेनिफिट्स है उसमें हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A लिखेंगे इन केस ऑफ individuals
एक सेकंड, मुझे एक मैसेज का रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। In case of individuals who are resident, in case of individuals who are resident and their taxable income is not more than rupees 5 lakhs, comma, they will be allowed a rebate from the amount of taxes payable to the extent of least of the following: number 1, rupees 12,500, comma, or number 2, the amount of इनकम टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आ रही है? जो उनकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो यहां 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। ये बात समझ में आती? ठीक है, अच्छा, तो इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 4 लाख रुपए, कितनी है? 4 लाख, और ये नॉर्मल इनकम है सिर्फ। तो इस पे टैक्स निकालें। पहले 2.5 लाख रुपए पे निल, और अगले 1.5 लाख रुपए पे 5% यानी के 7,500। तो इसका टैक्स पेबल कितना हो गया? 7,500 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ जी, क्या यह व्यक्ति एलिजिबल है? मान के चलते हैं रेजिडेंट है, 5 लाख से नीचे है, तो एलिजिबल है रिबेट के लिए। तो रिबेट कितना मिलेगा? 7,500 या 12,500, विच एवर इज लेस। व्हाट इज लेस? तो यहां पे 7,500 यहां से माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां पे इनको कितना टैक्स देना है? निल। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहीं पे मान लीजिए एक और बंदा है जिसकी नॉर्मल इनकम 6 लाख रुपए है। कितनी है? 6 लाख रुपए। तो पहले 2.5 लाख रुपए पे निल, अगले 2.5 लाख रुपए पे कितना? 12,500 हो गया ना, डायरेक्टली लिख दूं चलेगा। और उसके बाद वाले 1 लाख रुपए पे 20% यानी के 20,000। तो टोटल कितना हो गया? 32,500। अब ये जो 32,500 है, इसमें से रिबेट मिलेगा बेटा या तो 32,500 या 12,500, विच एवर इज लेस, है ना? कई बच्चे फ्लो में हाँ करी जा रहे। मैं शक्ल ही देख रहा हूं सबकी, कौन नालायक है। इसको रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले बताओ। इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, सोचो जरा ध्यान से। आपकी इनकम 5 लाख है पूरे, कितनी है? पहले 2.5 पे कितना होता है? निल, और अगले 2.5 पे 5% माने 12,500। तो आपको कितना टैक्स देना? 12,500 माइनस रिबेट कितना? 12,500। तो कितना टैक्स देना है? निल। मान लो आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, 5,01,000 रुपए, तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं?
नहीं देना पड़ेगा। इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। देख लो, तो मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए क्या बोला मैंने, इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज, यानी 5,04,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो क्या कह रहा है, 11 रुपए। मैंने बोला टू द नियरेस्ट 10। अगर 5,05,000 हो जाए तो ये राउंड ऑफ कहां होगा, 5,10,000 पे राउंड ऑफ होगा। समझ में आ रही है कि नहीं? लिखवाऊंगा सेक्शन अलग से, टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हें सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं। थोड़ा मैं भी तो पंगे लूंगा, मैं भी तो दिखाऊंगा कि मुझे पता है। इसे कहते हैं बेटा शो ऑफ। समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ना, छोटी छोटी बातें जो आपको एमसीक्यूज में पूरे पूरे मार्क्स दिलवा सकते। 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा इस पे कि बंदे की इनकम है 5 लाख एक, आप वही रट के बैठे 5 लाख से ऊपर, यस रिबेट नहीं लगेगा। अरे राउंड ऑफ भी करना है, देखना है, सब कुछ देखना है। इनकम टैक्स में यही तो रोना है, छोटी छोटी 6 चीजें एक क्वेश्चन में आ जाती हैं। आप देखते हो, शुरू करते हो और 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, चौथी पे लग गई। ये होता है। फिर बच्चा मुझे बाद में पूछता है एग्जाम के बाद, सर स्टेप मार्किंग है क्या? और मेरा जवाब होता है, तू डांस इंडिया डांस में क्या था, तेरे को स्टेप्स के मार्क मिलेंगे? है टैक्स में स्टेप्स मार्किंग बड़ी डिफिकल्ट होती है। मैं आपको समझाऊंगा स्टेप मार्किंग कैसी होती है टैक्स में, अलग होती है थोड़ी अलग, ठीक है ना? क्योंकि आपका एक जगह आंसर गलत होता है ना, तो आपका सब जगह चीजें गलत हो जाती हैं। तो आपने जहां जहां गलती की है उसके हिसाब से स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? पहले एक बात बताओ, क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87 है? समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ और डिस्कस करता हूं इसी के बारे में। मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी उसी के बारे में डिस्कशन चल रही है। सुने, बच्चे को लगता है सर 5 लाख रुपए की इनकम या उससे नीचे वाली इनकम पे तो बंदे को टैक्स ही नहीं देना, यही लग रहा है ना अभी तो। अच्छा, मान लो तुम्हारी सैलरी इनकम है 4 लाख और लॉटरी से 1 लाख, तो टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख। अब टैक्स निकाले हैं? कैसे निकालते हैं? नॉर्मल इनकम कैसे निकालते हैं पहले बताओ, मैंने कैसे सिखाई है? टोटल में से स्पेशल माइनस। ठीक है, आप कह रहे हो सर क्या मतलब, क्यों ऐसा करवाते हो आप, क्या फालतू हरकतें हैं ये? इसमें से 1 लाख माइनस करो, पहले प्लस करो फिर माइनस करो, है क्या आ गया? 4 लाख। बेटा हर चीज के पीछे मकसद है, मकसद धीरे धीरे समझ आता है, ठीक है ना? हाँ जी, बाबा तुम्हारा भला चाहते हैं, ठीक है ना? याद रखो इस बात को। हाँ जी, 4 लाख हो गया। 4 लाख पे कौन सा टैक्स बनाएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब पहले 2.5 पे, अगले 1.5 पे 5, यानी कि 7,500। और जो आपकी कैजुअल इनकम है उस पे 30% है, तो कितना हो गया? 37,500। अच्छा, इज दिस सज्जन एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है? यस। व्हाई? बिकॉज हम मान रहे हैं वो रेजिडेंट है और इनकम भी 5 लाख या उससे कम है, तो हम कितना रिबेट दे देंगे? अब 12,500 देंगे। किसने कहा है? मैं कह रहा हूं, मैं मेरे को सिखा रहे हो तुम लोग। अभी मैंने बोला कि इनकम कौन सी वाली, मैंने बोला सिर्फ नॉर्मल रेट में से एग्जेम्पशन देंगे। मैंने आपसे बोला जितना टैक्स पेबल है या 12,500 विच एवर इज लेस। तो टैक्स पेबल कितना है भाई? 37,500 7,500, पता नहीं कौन सा तुम अपनी इमेजिनेशन लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैजुअल इनकम में से माइनस करना एक्सपेंस अलाउड नहीं है, उसके टैक्स में से रिबेट मिलेगा। समझ में आ रही है? टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। लॉ पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो लिखा हुआ है लॉ में वही लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। बेटा मेरी बात सुनना, ये बात ना तुम मेरे से कम 10 बार सुनोगे अगले आने वाले समय में। लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉ लगाओ, लॉजिक नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? क्या पढ़ा रहा हूं? लॉ। क्वेश्चन में भी क्या लगेगा? लॉ। क्या नहीं लगेगा? लॉजिक। समझ में आ रही है? लॉ लगाना है। लॉ में जो लिख दिया पत्थर की लकीर है। समझ में आई? एक बात बताओ, आगे एक एग्जांपल बताता हूं, लॉ की बेवकूफी का एग्जांपल बताता हूं। पॉपुलेशन देखने कहां से हम रेफर करते हैं? सेंसस। सेंसस होता है हर 10 साल में। लास्ट हुआ था 2011 में, उससे पहले हुआ था 2001 में, अब कब होना है? 2021 में। टैक्स कैलकुलेट करने समय आपने 2 जगह पॉपुलेशन देखनी है पूरे सिलेबस में। एक जगह लॉ में लिखा हुआ है एज पर 2001 सेंसस, तो गधों की तरह हम 2001 सेंसस ही देखेंगे, क्योंकि लॉ में लिखा है एज पर 2001 सेंसस। जब तक वो चेंज नहीं कर देते
हमें कौन सा सेंसस देखना है? 2001 सेंसस। अभी मैंने बताया कितनी जगह पॉपुलेशन देखनी है? 2 जगह। एक जगह गधों की तरह क्या लिखा हुआ है? 2001। दूसरी जगह समझदार लोगों की तरह लिखा है एज पर लेटेस्ट सेंसस। समझ में आई? दूसरी जगह क्या लिखा है? एज पर लेटेस्ट सेंसस। मतलब कौन सा वाला देखना है? 2011। 2021 का हो जाएगा, उसके बाद कौन सा देखना है? 2021। लेकिन वो जब तक चेंज नहीं करेंगे 2001 पे, तो आपको कौन सा देखना है? 2001। जब मैं वो टॉपिक बताऊंगा देखना, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, 2011 वाला लेटेस्ट है ना, वो देखना चाहिए ना, 2001 में तो क्या। मैं बेटा लॉजिक लगाने को कहा मैंने? नहीं, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है ना? समझ में आ रही है? आपको बोलूंगा इतनी एग्जाम्पशन है, सर ये तो काफी नहीं है, ये तो बहुत कम है, जाओ मोदी जी से बात करो, बढ़वा लो। जब तक ऐसा नहीं होता इतनी ही है। समझ में आ रही है? लॉ बढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही है? हाँ जी, 12,500 माइनस कर देंगे, 25,000 पे टैक्स। ठीक है जी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉजिक नहीं? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी आपको टैक्स पूरी तरह से निकालना नहीं आया है, मेरी बात समझ रहे? अभी भी नहीं आया। मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। कितने बेनिफिट्स करवाने हैं मैंने आपको? 2 बेनिफिट्स करवाने हैं, ठीक है? दूसरा बेनिफिट नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है? इतनी आज की क्लास इतनी रखनी है। शुरुआत में मेरे को आपको ओवर बर्डन नहीं करना है। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, फिर क्लास ओवर करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट इनकम या इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, टैक्स के रेट्स कितने तरह के? 2 तरह के, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल में कितने स्लैब? 3, रेजिडेंट और 80 से ऊपर, रेजिडेंट और 60 से ऊपर, 80 के नीचे, और अदर्स। अच्छा, अदर्स की बात करें, पहले 2.5 पे निल, अगले 2.5 पे 5%, अगले 5 पे 20% और 10 के ऊपर 30। अच्छा, 60 से ऊपर 80 के नीचे की बात करें तो पहले 3 पे निल, फिर अगले 2 पे 5, फिर उसके अगले 5 पे 20, उसके आगे 30, वो सेम है। अच्छा, अगर 80 से ऊपर है तो पहले 5 पे, फिर अगले 5 पे 20%। हम कौन सा स्लैब रेट खा गए? 5% वाला। समझ में आई? और उसके 10 के ऊपर क्या है? 30। स्पेशल कितने रेट्स पड़े? 3। पहला कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, पत्ते, कौन बनेगा करोड़पति, लॉटरी, गेम शो, इन सब चीजों की बात करें, क्रॉसवर्ड पजल्स, 30%। इसमें से कोई एक्सपेंस माइनस करना अलाउड नहीं है। कैपिटल गेन पढ़ा। कैपिटल गेन क्या होता है? 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एग्जांपल्स हैं। कौन से? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स। इनको बेचोगे, गेन होगा। कौन सा गेन होगा? कैपिटल गेन। 2 तरह के होंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पे क्या रेट लगता है? 20%, और शॉर्ट टर्म 111A पे लगता है 15%। उसके अलावा सब पे नॉर्मल। ये पढ़ लिया, रेट्स हो गए। उसके बाद हमने कहा बेनिफिट्स टू रेजिडेंट। बेनिफिट पढ़ा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A की हिस्ट्री सिर्फ जानकारी थी, नॉलेज के लिए थी, वो चाहे भूल जाओ। क्या था वो याद नहीं रखना, क्या है वो याद रखना है। कई पिछले चिदम्बरम साहब के जाने के बाद कई बार बदला गया है। कभी इसको 3.5 लाख के बाद दे देते थे, कितना? 2,000, फिर इसको 2,500 करा, फिर 3.5 को 5 करके इसको 5,000 करा, फिर उसके बाद अब 5 को वहीं रखा गया और 12.5 कर दिया गया, ठीक है ना? हमें कौन सा याद रखना है? लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या है? कि एक रेजिडेंट हो और इनकम 5 या उससे कम हो, तो आपको कितना रिबेट मिलेगा? 12,500, या इनकम टैक्स पेबल विच एवर इज लेस। इज दैट क्लियर? आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2020 में निर्मला दीदी ने एक ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पढ़ाया है, बताया है, इंट्रोड्यूस किया है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बारी नॉर्मल मेथड समझाने के बाद। समझ में आ रही है कि नहीं? वो भी हमने करना है क्योंकि उस पर 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।